कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक बहुत दूर दराज इलाके से होती है, जहां हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मर चुके पिता की पुरानी झोपड़ी में अकेली रहती है। नोरा पेशे से एक फॉसिल साइंटिस्ट है और पुराने जीवों के सॉसल्स पर रिसर्च करती है। सब कुछ शांत चल रहा था, तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। नोरा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपने पुराने दोस्त एंड्रियास को देखकर हैरान रह जाती है। काफी समय बाद मिलने आया एंड्रियास दरअसल नोरा से मदद मांगने आया था। बातचीत के दौरान वह बताता है कि अब वह प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर काम कर रहा है और उसे नोरा की मदद की जरूरत है। एंड्रियास नोरा को वेमोक पावर स्टेशन चलने के लिए कहता है और बताता है कि वहां पहुंचने के बाद वह उसे ऐसी चीज दिखाएगा जिसे देखकर उसकी पुरानी दिलचस्पी फिर से जाग जाएगी। दरअसल नोरा और एंड्रियास पहले भी एक साथ काम कर चुके थे। कुछ समय पहले दोनों ने पहाड़ों में घूम रहे एक ट्रोल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हालात इतने खराब हो गए थे कि नोरा ने वह पूरा प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया था। इसी वजह से नोरा दोबारा किसी ऐसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती थी और शुरुआत में एंड्रियास के साथ जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन एंड्रियास उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे और उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार काफी समझाने के बाद नोरा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वेमोक पावर स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही नोरा के सामने ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां के अधिकारियों ने एक बेहद बड़ा ट्रोल जिसका नाम जोतून था उसे कैद करके रखा हुआ था। नोरा को जब पता चलता है कि वह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। दरअसल जोतून इस वक्त गहरी नींद जैसी हालत में था और इसी वजह से वह बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। टीम को डर था कि अगर वह अचानक जाग गया तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे कैद में रखने के लिए उसके आसपास खास यूवी लाइट्स लगाई गई थी। जरूरत पड़ने पर इन लाइट्स की तेज रोशनी से ट्रोल को दोबारा पत्थर में बदला जा सकता था। इसके बाद नोरा की मुलाकात मैरियन से होती है जो इस गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने वाली इवोल्यूशन साइंटिस्ट थी, लेकिन मैरियन नोरा को वहां देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और मौका मिलते ही एंड्रियास से धीरे से पूछती है कि आखिर उसने नोरा को इस प्रोजेक्ट में क्यों शामिल किया है। एंड्रियास उसे समझाता है कि अगर वे इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें नोरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैरियन बताती है कि टीम जोतून पर कई तरह के टेस्ट करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से जगाया कैसे जाए। तभी एंड्रियास नोरा की मुलाकात सिगरेट से करवाता है जो उसकी पत्नी है और अब वह प्रेग्नेंट भी है। इसी बीच टीम को एक पुराना कागज मिलता है जो साल 1030 में राजा ओलाफ ने लिखा था। उस कागज का सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा हुआ था, लेकिन उसमें साफ लिखा था कि ट्रोल्स को इन जमीनों से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एंड्रियास उसे पूरी बात समझाता है कि उसे शक है कि नॉर्वे के पहाड़ों में सिर्फ यही एक ट्रोल नहीं है बल्कि वहाँ और भी कई ट्रोल छिपे हो सकते हैं। परेशानी यह थी कि आज तक कोई भी उन बाकी ट्रोल्स को ढूंढ नहीं पाया था। एंड्रियास नोरा को बताता है कि अगर सच में और ट्रोल मौजूद हैं, तो वे इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जाए और साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि जरूरत पड़ने पर उन्हें काबू कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब तक की रिसर्च से उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। इसी वजह से उन्हें नोरा की जरूरत थी ताकि वह अपनी जानकारी और अनुभव से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, वरना सरकार जल्द ही पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर सकती थी। नोरा अभी भी इस बात को लेकर थोड़ी उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस मामले में कितना आगे जाना चाहिए। तभी वह एंड्रियास से कहती है कि उसे पहले बाथरूम जाना है, लेकिन असल में वह चुपचाप वहां से निकलकर उस बड़े हॉल की तरफ चली जाती है जहां जोतून को कैद करके रखा गया था और नोरा किसी तरह एक लिफ्ट की मदद से उस विशाल ट्रोल के बिल्कुल पास पहुंच जाती है और हिम्मत करके जोतून के चेहरे को छूती है। फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने पिता से बचपन में सुनी हुई ट्रोल्स से जुड़ी एक पुरानी कविता धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक जोतून की आंखें खुल जाती हैं और वह सीधे नोरा की तरफ देखने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं और वे तुरंत ट्रोल को रोकने के लिए यूवी लाइट्स चालू करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मैरियन उन्हें रोक देती है और साफ कहती है कि वह इस जीव को मरने नहीं देगी क्योंकि जोतून का जिंदा रहना उनकी रिसर्च के लिए बेहद जरूरी है। इसी दौरान मैरियन से गलती से कॉफी गिर जाती है जो सीधे यूवी लाइट्स के स्विच पर जा गिरती है और देखते ही देखते सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब जोतून गुस्से में अपनी भारी भरकम जंजीरों को तोड़ देता है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोतून उसे पकड़कर लिफ्ट के साथ ही फेंक देता है। तभी एंड्रियास किसी तरह नोरा को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। उधर बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जोतून अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह पूरी लैब में तबाही मचाते हुए कई कर्मचारियों को मार डालता है और देखते ही देखते पूरा रिसर्च सेंटर बर्बाद हो जाता है। इस भयानक अफरा तफरी के बीच नोरा, एंड्रियास, सिगरेट, मैरियन और कुछ दूसरे कर्मचारी किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
आखिरकार जोतून उस तबाह हो चुकी जगह से बाहर निकलता है और सीधे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी जान बचाकर निकले सभी लोग एक मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेजर क्रिस से होती है, जो नोरा का काफी करीबी दोस्त है। इसके बाद क्रिस उन्हें आगे की स्ट्रेटजी तय करने के लिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी करवाता है। नोरा इस पूरी घटना के बाद भी मानती है कि ट्रोल्स सिर्फ खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी इंसानों की तरह भावनाएं हो सकती हैं। इसलिए उन्हें खत्म करने के बजाय पहले यह पता लगाना चाहिए कि क्या इंसानों और ट्रोल्स के बीच शांति से रहने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन मैरियन नोरा की बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। उसका कहना था कि जोतून ने जिस तरह पूरी लैब में तबाही मचाई है, उससे साफ है कि वह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है और उसे किसी भी कीमत पर काबू में करना जरूरी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी तीखी बहस शुरू हो जाती है। तभी कमरे में नॉर्वे के प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री सभी के सामने साफ साफ कहते हैं कि उन्हें पहले से ही डर था कि यह पूरा प्रोजेक्ट कभी न कभी नाकाम हो सकता है, और अब उनका डर सच साबित हो चुका है। मैरियन उनसे थोड़ा और समय मांगती है ताकि वे जोतून को जिंदा पकड़ने की एक और कोशिश कर सकें, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कि इस ट्रोल को किसी और बेगुनाह इंसान को नुकसान पहुंचाने का मौका मिलने से पहले ही खत्म करना होगा। यह सुनकर नोरा गुस्सा हो जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि कुछ साल पहले भी उन्होंने एक ट्रोल को मारने के बजाय उसे पत्थर में बदल दिया था, लेकिन उस फैसले की वजह से काफी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री उसे तुरंत पुरानी घटना याद दिलाते हैं और बताते हैं कि उस वक्त नोरा के फैसले की वजह से उनके भाई की जान चली गई थी, क्योंकि नोरा ने सेना को ट्रोल के सामने चर्च की घंटियां बजाने का आदेश दिया था। इसलिए इस बार प्रधानमंत्री किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। मीटिंग खत्म होने के बाद नोरा एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा हाथ में लिए दिखाई देती है। तभी एंड्रिया बताता है कि उसके हाथ में मौजूद यह पत्थर उसी ट्रोल के शरीर का हिस्सा है जिसे उन्होंने पिछली बार खत्म किया था। यह सुनकर नोरा फिर से अफसोस करने लगती है कि उस हादसे के लिए वह खुद जिम्मेदार है। दूसरी तरफ क्रिस अपने सैनिकों के साथ जोतून को ढूंढने और उसका पीछा करने की तैयारी शुरू कर देता है। नोरा भी उसके साथ इस मिशन पर जाने की जिद करती है, लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है। वह कहता है कि नोरा एक आम नागरिक है और उसके लिए यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन नोरा पीछे हटने के बजाय उसे समझाती है कि इस मामले में उसका भी हक और जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके पिता को भी पिछली बार ट्रोल का पीछा करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसकी बात सुनकर आखिरकार वह नोरा और एंड्रियास को अपने साथ मिशन पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मैरियन भी वहां पहुंच जाती है और मजाक मजाक में क्रिस से मिशन में शामिल होने की इजाजत मांगती है। क्रिस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और आखिरकार मैरियन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद क्रिस नोरा और बाकी टीम को अपने 2 खास हेलीकॉप्टर दिखाता है, जिनमें बेहद ताकतवर यूवी लाइट्स लगी हुई थी। इन लाइट्स की मदद से किसी भी ट्रोल को कुछ ही पलों में पत्थर में बदला जा सकता था। क्रिस खुद एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का फैसला करता है, जबकि उसका करीबी दोस्त आमिर दूसरे हेलीकॉप्टर की जिम्मेदारी संभालता है। अब पूरी टीम मिशन के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसी रात दूसरी तरफ एक क्लब में लोग बेफिक्र होकर नाच गाना कर रहे थे। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी क्लब में मौजूद लोग घबराकर ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ठीक ऊपर जोतून का विशाल चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन डरकर भागने के बजाय वहां मौजूद कई लोग इस विशाल ट्रोल को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी जोतून अचानक वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है और कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोगों को तो वह अपने मुंह में भी डाल लेता है। कुछ ही देर में सेना की टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों में हेलीकॉप्टरों से जोतून पर तेज यूवी लाइट्स डालना शुरू कर देती है। लाइट पड़ते ही ट्रोल के शरीर पर असर होने लगता है और वह जलने लगता है। लेकिन तभी जोतून पास का एक बड़ा बिजली का खंभा उखाड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे एक हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है। इस हमले से आमिर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। वह आखिरी बार क्रिस को अलविदा कह देता है। अगले ही पल उसका हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता है और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा टकराता है, जिसमें आमिर और उसके साथ मौजूद बाकी सभी लोगों की जान चली जाती है। अपने सबसे करीबी दोस्त को इस तरह खोने के बाद क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। नोरा उसे समझाती है कि अभी गुस्से में ट्रोल के पास जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से वह और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन दोस्त की मौत का दुख और गुस्सा क्रिस पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह नोरा की बात नहीं सुनता और सीधे जोतून की तरफ बढ़ने लगता है। सभी को हैरानी तब होती है जब जोतून क्रिस पर हमला करने के बजाय सिर्फ उसे घूरता है, जोर से गुर्राता है और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सेना की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर मारे गए लोगों को वहां से ले जाने लगती है। वहीं क्रिस अपने दोस्त आमिर के पास बैठकर उसकी मौत का गम मनाता रहता है। लेकिन इसी बीच मैरियन अब भी इस बात से हैरान थी कि ट्रोल इतना खतरनाक और बेरहम भी हो सकता है। लेकिन नोरा उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। वह समझाती है कि हर ट्रोल एक जैसा नहीं होता और यह वाला ट्रोल जरूर खतरनाक है, लेकिन पिछली बार जिस ट्रोल को उन्होंने मारा था उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह तो बस अपने घर वापस जाना चाहता था। इसके बाद नोरा बताती है कि वह एक ऐसे इंसान को जानती है जो इस गुस्से में भरे ट्रोल से बात करने का तरीका
तरीका समझ सकता है और शायद उसके पास इस पूरी परेशानी का कोई हल भी हो। अगले सुबह नोरा, एंड्रियास, क्रिस और मैरियन ट्रोल को ढूंढने और उसे रोकने की नई योजना बनाने के लिए डावर रेंज की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर सभी लोग एक रहस्यमयी गुफा में चले जाते हैं जहां टीम उसी जगह की जांच करने लगती है तो उन्हें गड्ढे के अंदर एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। आसपास की चट्टानों पर ईसाई धर्म से जुड़े कुछ निशान भी बने हुए थे जिससे साफ लग रहा था कि इस जगह का संबंध बहुत पुरानी घटना से था। तभी नोरा और उसकी टीम उसी गहरे गड्ढे के पास पहुंचती है। वहां नोरा एक चट्टान को ध्यान से छूती है और तभी उस अंधेरे के बीच से अचानक एक ट्रोल बाहर निकल आता है। यह ट्रोल कोई और नहीं बल्कि ट्रोल किंग का बेटा होता है जो इतने सालों से उसी गुफा में छिपकर रह रहा था। उसे देखते ही नोरा धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखती है और बचपन में अपने पिता से सीखा हुआ वही पुराना गीत गुनगुनाने लगती है। नोरा की आवाज सुनकर ट्रोल भी जैसे उसकी बात समझने की कोशिश करता है और हल्की गुर्राहट के साथ उसे जवाब देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि ट्रोल्स के साथ बातचीत करना शायद मुमकिन है। इसके बाद नोरा एंड्रियास से भी ट्रोल के साथ इसी तरह बात करने की कोशिश करने को कहती है और हैरानी की बात यह होती है कि एंड्रियास भी उसकी आवाज और इशारों को समझने में कामयाब हो जाता है और नोरा उस ट्रोल से कहती है कि अब से उसका नाम ब्यूटीफुल होगा और वह उसे किसी तरह बचाने और उसकी मदद करने आई है। इसके बाद कहानी का सीन एक बर्फ से ढके खुले मैदान में पहुंचता है जहां नोरा अपने प्लान के मुताबिक आसमान में एक फ्लेयर छोड़ती है ताकि जोतून का ध्यान उनकी तरफ खींचा जा सके। कुछ ही देर में जोतून उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन तभी अचानक बर्फ के नीचे से ब्यूटीफुल बाहर निकल आता है और नोरा को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने दूसरे ट्रोल को देखकर जोतून बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से गुर्राते हुए भिड़ जाते हैं। शुरुआत से ही जोतून ज्यादा ताकतवर नजर आता है और कुछ ही समय में वह ब्यूटीफुल पर भारी पड़ने लगता है। आखिरकार जोतून पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है जिससे बर्फ का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ब्यूटीफुल के उसके नीचे गिर जाता है। ब्यूटीफुल खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नोरा सामने खड़ी होकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। इसी बीच जोतून उनकी तरफ बढ़कर हमला करने वाला होता है, इसलिए नोरा और बाकी लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और मजबूरी में छोटे ब्यूटीफुल को वहीं पीछे छोड़ना पड़ता है। मिलिट्री बेस पर वापस पहुंचने के बाद नोरा इस घटना से काफी दुखी होती है। वह मैरियन को बताती है कि ब्यूटीफुल खुले मैदान में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था और वह ज्यादातर तभी बाहर आता था जब नोरा उसे ऐसा करने के लिए कहती थी। इसके बाद नोरा और बाकी टीम नक्शे पर जोतून के अब तक के रास्ते को ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह सीधे ट्रॉनहेम की एक पुरानी पिलग्रीमेज वाली जगह की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद टीम को एहसास होता है कि जोतून का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है बल्कि वह आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसलिए सभी लोग ट्रॉनहेम पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद नोरा और उसकी टीम शहर के एक पुराने चर्च में जाती है जहां उनकी मुलाकात एस्थर से होती है। एस्थर नोरा के पिता की पुरानी दोस्त होने के साथ साथ इतिहास की अच्छी जानकार भी है। उसने राजा ओलाफ के बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसमें बताया गया था कि आज तक राजा ओलाफ के असली डेड बॉडी नहीं मिल पाए हैं। पुरानी कहानियों के मुताबिक उसके डेड बॉडी इसी चर्च के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में कहीं छिपे हुए हैं। इसके बाद एस्थर उन्हें चर्च के नीचे बनी पुरानी सुरंगों में ले जाने लगती है। वहां पहुंचकर एस्थर खुद भी हैरान होती है कि आखिर इतने मशहूर राजा ओलाफ के डेड बॉडी को इतनी सुनसान और छिपी हुई जगह पर क्यों रखा गया होगा। उसे देखकर ऐसा लगता था कि राजा ओलाफ और इस चर्च के बीच रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। तभी एंड्रियास की नजर राजा ओलाफ की एक पुरानी दीवार पर बनी तस्वीर पर पड़ती है और वह उसे छूता है। उसके छूते ही अचानक तस्वीर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और तभी उनकी नजर दीवार में बने 3 छोटे छोटे छेदों पर पड़ती है। उन्हें समझ आता है कि ये वही जगहें हैं जहां आखिरी लड़ाई के दौरान राजा ओलाफ को चाकू मारे जाने की बात कही जाती थी। सभी उन तीनों छेदों में लोहे की छड़ें डालते हैं और उन्हें एक खास तरीके से घुमाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है। सभी लोग उस गुप्त जगह के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बड़ा सा ताबूत दिखाई देता है जो लंबे समय से छिपा कर रखा गया था। जब ताबूत खोला जाता है तो उसके अंदर राजा ओलाफ के डेड बॉडी, उसकी चांदी की तलवार और ट्रोल कानून का वह आधा हिस्सा मिलता है जिसका जिक्र उन्हें पहले भी मिला था। इस अहम सुराग को देखकर एंड्रियास तुरंत उस लिखे हुए कानून की तस्वीर खींचता है और उसे सिगरेट के पास भेज देता है। जब सिगरेट ट्रोल कानून के दोनों हिस्सों को जोड़ती है तो उनके सामने एक बड़ा रहस्य सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि राजा ओलाफ का मकसद ट्रोल्स को खत्म करना नहीं था बल्कि उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह देना था जहाँ वे इंसानों से दूर शांति से रह सकें।
सकें। लेकिन चर्च के लोगों ने इसका विरोध किया और ओलाफ की हत्या कर दी। इसके बाद उसके डेड बॉडी को छिपा दिया गया और उसके नाम पर ट्रोल्स के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। अब नोरा को समझ आ जाता है कि जोतून सिर्फ बदला लेने नहीं बल्कि नॉर्वे के उन लोगों से हिसाब चुकता करने आया है जिन्होंने उसके परिवार के साथ बुरा किया था। सभी को शक होता है कि चर्च के पास आज भी ट्रोल्स को खत्म करने का कोई तरीका मौजूद हो सकता है। इसी बात को जानने के लिए नोरा होली वाटर में एक चाकू डुबोकर ट्रोल के पत्थर के टुकड़े पर इस्तेमाल करती है और हैरानी से देखती है कि पत्थर आसानी से कट जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि पवित्र पानी में है। अब अभी लोग शहर को बचाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। सेना और लोकल लोगों की मदद से ओलाफ के झरने का होली वाटर बड़े बड़े टैंकों में भरकर विस्फोटकों के साथ तैयार किया जाता है। इसी बीच रात में जोतून रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ चर्च की तरफ बढ़ रहा होता है। सेना उस पर हमला शुरू कर देती है जबकि एंड्रियास और एस्थर चर्च की घंटियां बजाते हैं। तेज आवाज से परेशान होकर जोतून गुस्से में एक बड़ा पेड़ उखाड़कर चर्च की तरफ फेंक देता है। यह देखकर वहां मौजूद लोग डरकर भागने लगते हैं और क्रिस भी अपनी टीम के साथ इस खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। आखिरकार होली वाटर से भरे विस्फोटकों को जोतून की तरफ फेंक दिया जाता है, लेकिन उनका प्लान उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता। विस्फोट से जोतून को काफी नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है और गुस्से में शहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक ब्यूटीफुल, जो अब तक जिंदा था, वहां पहुंच जाता है और सीधे जोतून से भिड़ जाता है। मैरियन इस दौरान नोरा को समझाती है कि ट्रोल बाहर से जितने मजबूत और कठोर दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही नर्म होते हैं और उनके शरीर का सबसे खास हिस्सा उनका दिल है। अगर किसी तरह होली वाटर से भरा घड़ा उसके मुंह के अंदर पहुंचा दिया जाए तो वह उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उधर दोनों ट्रोल्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ब्यूटीफुल पूरी ताकत से जोतून के चेहरे पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा ट्रोल उसकी तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। वह ब्यूटीफुल को पुल पर गिराकर उसे दबा देता है और उसका सिर झील के पानी में डाल देता है। नोरा यह सब देखकर बेहद परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास ब्यूटीफुल को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी बीच क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर लेकर आखिरी होली वाटर का केन जोतून तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि डेटोनेटर नीचे गिर चुका है। अब आखिरी विस्फोट करने के लिए किसी एक इंसान को खुद उस विस्फोटक के साथ जाना होगा और सही समय पर पिन निकालनी होगी। हालात को देखते हुए एंड्रियास यह जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला करता है। वह सिगरेट को वीडियो कॉल करता है और उससे आखिरी बार बात करते हुए अलविदा कहता है। सिगरेट उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रियास कहता है कि पिता बनना आसान नहीं होता, लेकिन अब उसे अपने परिवार के साथ साथ अपने देश और वहाँ के लोगों की भी रक्षा करनी होगी। यह कहकर वह कॉल काट देता है और एंड्रियास आखिरी मिशन के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जैसे ही जोतून अपना विशाल मुंह खोलता है और बिना किसी हिचकिचाहट के हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, वह ग्रेनेड को एक्टिव कर देता है और कुछ ही सेकंड बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। इस विस्फोट की ताकत से जोतून अंदर से बुरी तरह कमजोर पड़ जाता है और तभी ब्यूटीफुल एक बार फिर वहाँ पहुँच जाती है। वह मौके का फायदा उठाकर जोतून के शरीर से बचा हुआ उसका दिल निकाल देता है और आखिरकार उस विशाल ट्रोल का अंत हो जाता है। इस तरह ट्रोनहेम शहर एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाता है, लेकिन एंड्रियास के बलिदान की वजह से नोरा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है, जहां नोरा वापस अपनी उसी शांत और अकेली झोपड़ी में लौट आती है, जहां अब उसके साथ क्रिस, मैरियन, सिगरेट और उसका छोटा बच्चा भी मौजूद होते हैं। बाहर ब्यूटीफुल भी शांति से घूम रहा होता है और अब उसे इंसानों की खुली दुनिया से पहले जैसा डर नहीं लगता। जाने से पहले वह नोरा से मिलने आता है और यह यकीन कर लेता है कि नोरा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद ब्यूटीफुल वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।